प्रोग्राम एक पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, कल तक खबरें थी ब्रेक थ्रू होने वाला है। पाकिस्तान की सालसी रंग ला रही है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए एक मुमकिन मुआहदे का हतमी मुसव्वदा तैयार हो चुका है और किसी भी लम्हे दुनिया को एक बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है। लेकिन चंद घंटे क्या, आज का पूरा दिन भी इंतजार में गुजर गया, मगर अमन मुआहदे के हवाले से कोई बड़ी खबर सामने नहीं आ सकी। अब भी उम्मीद और खौफ वाले बयानात चल रहे हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से राब्ता करके वाज़ेह कर दिया कि अमन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका की जरूरत से ज्यादा मुतालिबात हैं। तस्नीम न्यूज के मुताबिक अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका माजी में टूटे हुए वादों, मतजाद पॉलिसियों और फौजी कार्रवाइयों से सिफारतकारी को नुकसान पहुंचाता रहा है, लेकिन उसके बावजूद ईरान पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में संजीदगी से शरीक है। इसका मतलब यानी दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ, मगर हकीकत यह है कि मुकम्मल तौर पर खुला भी नहीं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी वाज़ेह किया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान दहाइयों पर मुहित दुश्मनी एक दिन में खत्म नहीं हो सकती। उनके मुताबिक मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, कई नकात पर पेशरफ्त हुई है, लेकिन इख्तलाफात अब भी मौजूद हैं। सवाल यह है कि आखिर वो कौन से नकात हैं जिन पर दोनों फरीक मुत्तफिक नहीं हो रहे। यरूशलेम पोस्ट का दावा है कि ईरान और अमेरिका 60 दिन की जंगबंदी और मरहलावार आबनाई हरमस खोलने पर असूली तौर पर मुत्तफिक हो चुके हैं। अगर यह सच है तो फिर ऐलान में ताखीर क्यों हो रही है? क्या तेहरान अमेरिका से हमला ना करने की ठोस गारंटी मांग रहा है? क्या ईरान को खदशा है कि जंगबंदी के बाद दोबारा हमला हो सकता है, या फिर खित्ते की ताकतें अभी आखिरी मोहर लगाने के लिए तैयार नहीं? लेकिन इन सब के दौरान पाकिस्तान का किरदार मुसलसल नुमाया होता जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस तनाज़े के बाद दूसरी बार तेहरान पहुंचते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ीशकियान से मुलाकात, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से अहम गुफ्तगू, चीफ मुज़ाकरातकार से राब्ते होते हैं। ISPR ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान की आला क़यादत से होने वाली मुलाकातों में खित्ते की कशीदगी के खात्मे के लिए हतमी समझौते के हवाले से हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भी एतराफ़ कर चुके हैं कि पाकिस्तान इस सिफारती अमल में कलीदी किरदार अदा कर रहा है और वह मुसलसल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के राब्ते में है। यही नहीं, मार्को रूबियो ने नेटो इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेना शुरू कर दिया है। आबनाई हरमस बंद होने के खदशे पर हंगामी मुशावरत, प्लान बी की तैयारी और यह एतराफ़ कि अगर ईरान ने रास्ता ना खोला तो अमरीका और उसके इत्तेहादियों को अमली इकदाम करना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जंगी तैयारों की खबरें मुसलसल बढ़ रही हैं। CBS न्यूज़ की रिपोर्ट है कि इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमरीकी फौजी तैयारों की गैर मामूली तादाद, रीफ्यूलिंग तैयारों में इजाफा, अमरीकी फौजी सरगर्मियों में तेजी खतरे की घंटी बजा रही है। और ईरान की सीनियर मजहबी शख्सियत आयतुल्ला अकबरी की धमकी कि अगर अमरीका इसराइल ने दोबारा हमला किया तो रद्द अमल तबाहकुन होगा, क्योंकि जंग बंदी के दौरान ईरान ने खुद को मजबूत कर लिया है। तो फिर सवाल यही है, अगर मुआहिदा करीब है तो ऐलान क्यों नहीं हो रहा? अगर जंगबंदी पर इत्तफाक हो चुका है तो जंगी तैयारियां क्यों जारी हैं? क्या ईरान अमेरिका से हमला ना होने की गारंटी मांग रहा है? क्या इसराइल इस डील से खुश नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पाकिस्तान वाकई इस खित्ते को एक बड़ी जंग से बचाने के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है? इन तमाम तर सवालों के जवाब जानेंगे। सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपके वक्त का। कामरान साहब, चंद घंटों के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा था कि विद इन आवर्स एक बड़ी डील होने जा रही है, बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है, लेकिन अब तो 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया, कोई भी खबर ऐसी सामने नहीं आई। कौन सा ऐसा डेडलॉक है जो कि अल अरेबिया ने 10 पॉइंट्स का जिक्र किया कि इस पर मुआहिदा होने जा रहा है, उस पर भी नहीं हुआ? तो फिर डेडलॉक कहां पर मौजूद है और वो कब तक हल होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि विजिट है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का, वो कंक्लूड हुआ है और पाकिस्तान क्योंकि इसमें मीडिएटर है, और जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी डिस्कशंस तेहरान में पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है और वज़ीर दाखिला भी मौजूद थे, वो तमाम अमेरिका को उनके सामने रखा जाएगा कि दोनों तरफ से जो भी इसके हवाले से कंडीशंस हैं, मुतालबात सामने आ रहे हैं, तो फिर हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि क्या ये जो विजिट हुआ है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का, ये किस कदर कामयाब रहा है। जो ईरान की तरफ से अभी तक बयानात सामने हैं, दो तरह की बयानात हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की मुलाकातें वहां पे हुई, उनके बेशक प्रेसिडेंट हों, ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हों या ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हों, जो सबसे स्ट्राइकिंग मेरे ख्याल में स्टेटमेंट सामने आया, वो ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और नेगोशिएटिंग टीम के सरबराह हैं बाकिर गालिबाफ की तरफ से। तो वो बड़ा एक डिफाइंड उसके अंदर आपको नोट नजर आता है, यानी कि
अमेरिका के को उन्होंने वाज़े तौर पर ये खबरदार भी किया है कि अगर आप दोबारा जंग की तरफ जाएँगे या ऐसी कोई स्टूपिड हरकत करेंगे, तो आपको पहले से कहीं ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। तो अगर आप उनके बयान को सामने रखें, तो शायद आपको लगता है कि हम डील से बहुत करीब हैं। लेकिन जो ईरान की वज़ारत-ए-ख़ारिजा है, उनके तर्जुमान का जो स्टेटमेंट है, उसके अंदर आपको एक सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है। उन्होंने बात इंटरेस्टिंग की है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम मुआहदे के करीब नहीं भी हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम मुआहदे के करीब भी हैं। तो इसका ये मतलब है और बात उन्होंने एक्नॉलेज भी किया है कि ये जो बैक एंड फोर्थ पाकिस्तान के ज़रिए जो मुख्तलिफ तजावीज़ का तबादला हो रहा है, तो दोनों जो फरीकैन यानी कि अमेरिका और ईरान है, पहले के मुकाबले में करीब आए हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सटेंसिव एंगेजमेंट पाकिस्तान की तरफ से हुई है ईरान के साथ, उसमें कुछ ना कुछ तो जो गैप है उसको क्लोज़ करने की कोशिश की गई है। अब सवाल ये है कि क्या वो जो गैप है इस कदर क्लोज़ कर लिया गया है कि एक अबूरी डील की तरफ हम बढ़ सकें? उसके लिए मेरा ख़्याल है थोड़ा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद मेरे ख़्याल में क्लैरिटी नज़र आएगी हमें। अच्छा, कमरा साहब, दो खबरें रिपोर्ट हुई हैं, ये जो गैप आप जिक्र कर रहे हैं इसके हवाले से भी। एक तो माजी में भी हमने देखा कि ये डिस्कस हो रहा था कि ईरान कह रहा था कि हमारा जो नुकसान हुआ उसको पूरा करे अमेरिका, कंपनसेट करे। अब अल अरबिया की जानिब से ही ये रिपोर्ट किया गया कि ईरान एक तो कहता है कि जो नुकसान हुआ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हम ओपन कर देंगे, पहली जैसी कंडीशन कर देंगे जो 28 फरवरी से पहले थी, लेकिन जो नुकसान हुआ वो कंपनसेट किया जाए। दूसरा ये कहा जा रहा है कि पहले मुआहदे पर साइन करने से पहले जो दूसरे मरहले में बात होनी है, जो सैंक्शंस है और ईरान के जो एसेट फ्रीज हैं, उसकी अभी यकीन दहानी कराई जाए। आपको लगता है कि ये मामला पहले जब ये ड्राफ्ट पर साइन होगा उससे पहले ये डिस्कशंस रिजॉल्व कर ली जाएंगी? मामला है यकीनी तौर पर इससे पहले तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एक मेन इशू था, लेकिन इस जंग के नतीजे में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला जो है एक मेजर स्टिकिंग पॉइंट बन गया है। ईरान अब ये उसका दावा है कि क्योंकि उसने इसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है, उसका ये सॉवरेन राइट है और वो के हवाले से उन्होंने एक नई अथॉरिटी भी बना दी है और वो ये कहते हैं कि अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो 28 फरवरी से जो पहले वाली सूरत हाल है उसके तहत नहीं बल्कि नए प्रोटोकॉल्स के तहत चलेगा। लेकिन ये बात ना अमेरिका उसको काबिल कबूल है, बल्कि जो गल्फ के कंट्रीज़ हैं, चीन, इवन एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान जो है, उसको भी काबिल कबूल नहीं है क्योंकि इससे एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि फिर जो बाकी इस तरह की वाटरवेज़ हैं, वो बेशक साउथ चाइना सी हो, स्ट्रेट ऑफ मलाका हो, तो वहाँ पर भी जो-जो मुल्क उसके साथ लगते हैं, तो अगर इस तरीके से वो अपना कंट्रोल एक्सरसाइज़ करना शुरू कर देंगे, तो जो इंटरनेशनल मैरीटाइम के जो रूल्स, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएँगे। तो मेरा ख्याल है कि इसके हवाले से ईरान के पास जो है लेवरेज तो उनके पास ज़रूर है, लेकिन वो किस हद तक उसको सस्टेन कर सकते हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ईरान इसको बतौर लेवरेज के तौर पर ज़रूर इस्तेमाल कर रहा है और ये जो खबरें बिल्कुल गर्दिश कर रही हैं कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ़ उसी सूरत में उसको रीओपन करेगा अगर उसको कॉम्पेंसेशन दी जाए, मुआवज़ा दिया जाए। लेकिन जो अमेरिका की तरफ से लास्ट जो प्रपोज़ल सामने आया था, यानी कि ईरान को उन्होंने जवाब दिया था, उसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया था कि हम किसी तरह का जो कॉम्पेंसेशन है, वो आपको देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अब सवाल इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि क्या जो 2 पोज़ीशंस हैं, एक तरफ ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहता है, दूसरी तरफ अमेरिका समेत बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं, वो नहीं चाहते कि ईरान इस तरीके से कंट्रोल करे। तो क्या कोई दरमियानी रास्ता जो है, वो ढूँढा जा सकता है? इसके हवाले से बात हो रही है। कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि शायद पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल वहाँ पर गए थे, कुछ जो रिपोर्ट्स हैं इसकी तस्दीक तो नहीं की जा सकती कि शायद ये किया जाए कि ये कोई यूएन का मैकेनिज्म हो, उसके तहत ना ईरान करे ना कोई और करे। शायद यूएन के मैकेनिज्म के तहत कोई ऐसा फ्रेमवर्क बना दिया जाए कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो कंट्रोल करे। लेकिन ऑब्वियसली इसकी हम तस्दीक नहीं कर सकते। पाकिस्तान की इन एनी केस कोशिश यही है कि कोई मिडल वे ढूँढा जाए, जिसके ज़रिए वो बेशक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला हो या फिर जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, कॉम्पेंसेशन हो या फिर सैंक्शंस वाला मामला हो, उसके हवाले से कोई बातचीत आगे बढ़ सके। एफर्ट हमारी सारी यही है कि जो सबसे की एलिमेंट है कि इस वक़्त जंगबंदी तो बरकरार है, लेकिन पाकिस्तान भी जानता है अच्छी तरह से, बाकी जो रीजन के ममालिक हैं वो भी जानते हैं कि अगर ये आर्ज़ी जंगबंदी परमानेंट जंगबंदी में तब्दील ना हुई, तो किसी वक़्त भी दोबारा जंग का आगाज़ हो बिल्कुल, सकता है। दोबारा जंग का तो आगाज होता है और पाकिस्तान का हर इस विकेट वक़्त यही समझा तमाम जाता है तर कि ये जो फैसला कुन होगा। अब यही जो आपने कहा कि दोबारा जंगबंदी का आगाज
दोबारा जंग शुरू हो सकती है। इसमें अब कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बेटे की शादी पर नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं कि मैं वॉशिंगटन में ही रुकूंगा वीकेंड पर। वीकेंड बड़ा स्पेशल समझा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपको लगता है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, अमेरिका के अंदर इलेक्शन आ रहा है मिड टर्म, डोनाल्ड ट्रंप पर जो है उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, यही बात है कि जो मजबूर कर रही है कि फाइनल डील को या तो जल्दी से जल्दी किया जाए या फाइनल स्ट्राइक की तरफ जाया जाए, इसी वजह से जल्दबाजी नजर आती है। इंटरप्रेट कर सकते हैं। आमतौर पर वीकेंड पे वो फ्लोरिडा में जो उनकी रहायशगाह है मारा लागो, वहां चले जाते हैं। इस मर्तबा उनके बेटे की शादी है, खुद उन्होंने ट्वीट किया या ट्रूथ सोशल के ऊपर जो स्टेटमेंट जारी किया कि वो अपने बेटे की शादी पर भी नहीं जा रहे। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि अमेरिका की मोहब्बत में या जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाते हुए व्हाइट हाउस में रहेंगे। अब उसकी इंटरप्रिटेशन ये की जा रही है, या तो वॉशिंगटन में ये एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का ये जो विजिट है उसकी आउटकम ये होगी कि शायद उसके नतीजे में कोई सिफारती हल निकल सकता है, कोई मुआहदा हो सकता है। और दूसरी उसकी इंटरप्रिटेशन ये भी है कि अगर कोई मुआहदा नहीं होता तो फिर अमेरिका जो है वो जो प्लान बी है उनका, उसके लिए वो तैयार है। क्योंकि डोंट फॉरगेट कि फ्राइडे की मॉर्निंग को जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं सिचुएशन रूम में उन्होंने अपने मिलिट्री कमांडर्स के साथ एक और मीटिंग भी की थी, जिसमें बताया यह जा रहा है कि शायद उस प्लान बी के ऊपर बात हो रही है। लेकिन ये तमाम बातें अभी ऑब्वियसली एक कंजक्चर है। मेरा अपना जो ख्याल है कि अमेरिकी सदर ट्रंप दोबारा जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। उनको ऑलरेडी इस बात का अंदाजा हो गया है कि इसराइल के कहने के ऊपर जो उन्होंने ये जंग छेड़ी थी उसका कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा उनको नुकसान हुआ। जो अमेरिका की जो एक क्रेडिबिलिटी थी वो एट स्टेक आ गई। फिर जो बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें जो बढ़ी हैं, उसका इम्पैक्ट अमेरिका में भी आना शुरू हो गया है। फिर उनकी पॉपुलैरिटी भी इन क्वेश्चन है। तो वो हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि अगर उनको कोई डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन इसका मिल जाए। लेकिन कंसर्न ये है कि अगर कोई डिप्लोमैटिक वे आउट इमीडिएटली नजर नहीं आता तो फॉर अ शॉर्टर पीरियड ये इस बात का खदशा मौजूद है कि अमेरिकी सदर जो हैं वो इस बात का हुक्म दे सकते हैं कि वो ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई करें। बट एज ऑफ नाउ मुझे उसके इम्कानात थोड़े कम लगते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि जो अभी मीटिंग्स हुई हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की, वो किस तरफ जा रही हैं। जो ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान है वो कम अज कम पहले के मुकाबले में कुछ उम्मीद अफसा बातें तो कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो इख्तलाफात की नौयत है वो इतनी शदीद है कि शायद सम टाइम बाद बनते बनते भी बिगड़ जाती है। अब क्योंकि सिचुएशन जो है वो दो किस्म की सिचुएशन में सामने रखता हूँ। एक तो फ्रांस अक़वाम मुत्तहिदा में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से इंटरनेशनल मिशन की बात कर रहा है, चाइना रशिया इसको अपोज कर रहे हैं। लेकिन बार बार ये भी बात की जा रही है कि मिडल ईस्ट के अंदर जो वॉर ये शुरू हुई है, अब ये कोई भी अमन मुआहिदा हो जाए वो मुस्तकिल अमन की तरफ नहीं जाएगा। और उसके हक में जो आर्गूमेंट दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि जिस तरह तमाम ममालिक जो कि इस जंग के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंगेज हुए वो अपनी मिलिट्री कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, मिलिट्री की तादाद बढ़ा रहे हैं और आने वाले दिनों के लिए इस तरह की सिचुएशंस के लिए बेहतर तैयारी कर रहे हैं। सो अब ये जो सिचुएशन है इसके अंदर एक कोल्ड वॉर ब्लॉक्स जो है वो वाज़े तौर पर बन भी गए हैं और ये सिचुएशन अब ठीक होने वाली नहीं है, नियर फ्यूचर में भी या फार फ्यूचर में भी। इसराइल और अमेरिका ने जो हमला किया ईरान के ऊपर, उससे तो ये कोई शक नहीं है कि जो मिडिल ईस्ट का नक्शा है या मिडिल ईस्ट का ये जो जियो पॉलिटिक्स है वो मुकम्मल तौर पर बदल गई है। इवन अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुआहदा हो भी जाता है, ये इस बात की जमानत नहीं है कि उस मुआहदे के नतीजे में इस पूरे रीजन के अंदर अमन आएगा। वो हो सकता है कि एक आर्जी तौर पर आपको जरूर एक पॉज मिले, बट किसी वक्त भी दोबारा जो हॉस्टिलिटीज शुरू हो सकती हैं। उसका एक पहलू ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है, दूसरा उसका पहलू ईरान और गल्फ कंट्रीज के दरमियान भी है। और अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से मुतालिक कोई लचक नहीं दिखाता और वो कहता है कि हम इस पर अपना कंट्रोल जारी रखेंगे, तो उससे फिर इस बात के इम्कानात भी बहुत कम हैं कि ईरान के गल्फ कंट्रीज के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें रीसेट आ सके, वो बेहतर हो सके। तो इसलिए ये बहुत मेरे ख्याल में कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है इस वक्त। और जो पाकिस्तान की इस वक्त कोशिश है कि पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान कोशिश कर रहा है मफाहमत करवाने की, दूसरी तरफ एट द सेम टाइम एक पुल का किरदार अदा कर रहा है ईरान और जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके दरमियान भी। और यही वजह है कि जो पाकिस्तान की फील्ड मार्शल तेहरान जब गए थे तो कतर का जो एक डेलीगेशन है, उनकी जो नेगोशिएटिंग टीम है वो भी वहां पर मौजूद थी। और तेहरान में ना सिर्फ वो कतर की नुमाइंदगी कर रहे थे, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो पूरे गल्फ की भी नुमाइंदगी कर रहे थे। क्योंकि एक तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान अगर मुआहदा होगा तो दूसरी तरफ ईरान और गल्फ कंट्रीज के आपस के जो इख्तलाफात है, जो कंसर्न, जो इश्यूज हैं, उसके हवाले से भी मेरे ख्याल में साइड पे वो बातचीत हो रही है। और वो भी तो इसलिए जरूरी है, अगर वो बातचीत ना हुई तो फिर ये इबहाम या
एक खतरा हमेशा से मौजूद रहेगा, क्योंकि जो डिसीजंस हमने देख ली इस वॉर के बाद जो है वो गल्फ के ही दो ममालिक, वो इसराइल के साइड पर ज़्यादा उनका झुकाव देखा गया। बहुत शुक्रिया, कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तर मामले के हवाले से तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पेट्रोल आज 400 रुपये फी लीटर से महंगा मिल रहा है। एक आम आदमी जब पेट्रोल पंप पर जाता है तो उसका दिल डूब जाता है, घर का बजट बिगड़ जाता है, कारोबार ठप हो जाता है और सवाल एक ही है कि आखिर कब तक। ये सितम इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान रोजाना 4 लाख बैरल तेल दरामद करता है और सिर्फ 10 महीनों में पेट्रोलियम मसनूआत का इंपोर्ट बिल 13.5 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। ये वो रकम है जो हमारे मुल्क से बाहर जा रही है हर साल, हर महीने, हर दिन। लेकिन अब एक अच्छी खबर आई है जो शायद पाकिस्तान की किस्मत बदल दे। खबर यह है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 18 साल के वक्फे के बाद समुद्र में तेल और गैस की तलाश दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में ऑफशोर बिडर राउंड 2025 के तहत 21 प्रोडक्शन शेयरिंग मुआहिदों पर दस्तखत हो चुके हैं। सिंध और बलूचिस्तान के साहिलों से मिले हुए इंडस और मकरान ऑफशोर बेसन्स में 54,600 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर 23 ब्लॉक्स मुख्तस किए गए हैं। मारी एनर्जी ने 18 ब्लॉक्स बतौर ऑपरेटर लिए हैं, जबकि सरकारी कंपनी OGDCL ने 8 ब्लॉक्स हासिल किए हैं। पहले 3 साल में 8 करोड़ 20 लाख डॉलर की लागत से सर्वे होगा और अगर नताइज अच्छे रहे तो ड्रिलिंग शुरू होगी, जिसमें मजमूई सरमायाकारी 1 अरब डॉलर से ऊपर जाएगी। मगर यहां एक तल्ख सवाल भी है। 22 मार्च 2019 को भी इसी तरह का जोशो खरोश था। हुकूमत ने ऐलान किया था कि जैकपॉट मिलने वाला है। अवाम से दुआओं की अपील की गई थी। एक्सॉन मोबिल की सरबराही में कंसोशियम ने कराची के करीब केकड़ा 1 साइट पर गहरे समुद्र में 230 किलोमीटर तक खुदाई की, मगर 20 मई 2019 को खबर आई कि तेल और गैस के ज़खायर नहीं मिले और काम बंद कर दिया गया। पूरी कौम की उम्मीदें टूट गई। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान की 70 से 75 साल की पूरी तारीख में समुद्र में सिर्फ 16 से 17 कुएं खोदे गए हैं, जो इंतहाई कम तादाद है। एक कुआं खोदने पर 150 से 200 मिलियन डॉलर खर्च होते हैं और कामयाबी का इम्कान सिर्फ 10 से 20% होता है। अगर एक ब्लॉक से भी बड़ी कामयाबी मिली तो पाकिस्तान भी अफ्रीकी मुल्क घाना की तरह तेल बरामद करने वाले ममालिक की सफ में खड़ा हो सकता है। तो सवाल यह है कि क्या इस बार पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी या तारीख एक बार फिर खुद को दोहराएगी। इसी तमाम तो सूरत हाल पर बात करने के लिए एनर्जी एक्सपर्ट मोहम्मद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपके वक्त का। आरिफ साहब, क्या पाकिस्तान के समुंदर में वाकई ही इतनी बड़ी तादाद के अंदर ज़खायर मौजूद हैं जिनका दावा किया जा रहा है, या ये तमाम दावे उम्मीदों और अंदाजों पर हैं? बहुत शुक्रिया जी। ऐसा है कि देखें, कंफर्म डिस्कवर्ड रिजर्व्स तो अभी तक नहीं है, लेकिन जियोलॉजिकल इंडिकेशंस डेफिनेटली हैं कि जो हमें इस चीज़ पे, जिसने मोटिवेट किया है कि वी शुड फोकस अवर अटेंशन ऑन ऑफशोर एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग, और अल्लाह करे डिस्कवरी हो जाए तो प्रोडक्शन। इसको इतना नेगेटिव के जी अंदाज़ा ही है, होता तो अंदाज़ा ही है। अंदाजे को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो एस्टीमेट्स ही होते हैं शुरू में। लेकिन जो बिग थिंग और गुड थिंग है कि जी एटलीस्ट नंबर ऑफ ऑफशोर ब्लॉक्स जो है वो अवार्ड किए गए हैं और उसके लिए एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, और जिसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह अब एक प्लान कर लिया गया है कि एक्सप्लोरेशन की तरफ हम बड़े बिग वे में जाएंगे, और वो भी ऑफशोर एक्सप्लोरेशन की तरफ। आरिफ साहब, ये बताइएगा कि 18 साल बाद क्यों शुरू किया गया, और ये अंदाजा क्या 18 साल के अंदर मौजूद नहीं रहा था? नहीं, असल में हमें ओवरऑल कंटेक्चुअल एनवायरनमेंट्स जो है हमारे मुल्क की और इकानमी और इसका साइज, इन सारी चीज़ों को हमें जहन में रख के देखना पड़ेगा कि 18 साल के बाद क्यों किया। असल बात यह है कि देखें, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर देखा जाए तो सम हो फॉर वेरिंग रीजंस जो फॉरेन बिग डीप पॉकेट बिग कंपनीज जो हैं, जैसे एक्सन मोबिल है या उस तरह की बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उनका इंटरेस्ट कोई ख़ास नहीं डेवलप हुआ यहाँ पे एक्सप्लोरेशन में। और हमारे पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं कि हम ऑफशोर के लिए ड्रिलिंग उस तरीके से नंबर ऑफ वेल्स ड्रिल कर सकें। लास्ट आपको याद होगा कि लेट 19 में 2019 में एक्सन मोबिल ने एक ऑफशोर वेल ड्रिल किया था, और वो सम हो बड़ा हाइप क्रिएट किया गया, और उस हाइप के बाद सम हो वहाँ पे डिस्कवरी नहीं हुई। तो अगर तो मतलब वो डिस्कवरी हो जाती तो आज तक हो सकता है अच्छे खासे नंबर ऑफ वेल ड्रिल हो चुके होते, इंटरनेशनल कंपनियां और आ चुकी होती।
सो ये एक सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि ज़्यादा नंबर ऑफ वेल आज तक, जब से पाकिस्तान 79 ईयर से मार्ज़ वजूद में आया है, तो अब तक टोटल 17 या 18 वेल ऑफशोर में ड्रिल हुए हैं। और ओवर ए पैसेज ऑफ टाइम होता यूँ है कि ये आपका जो टेक्निकल जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है और उसके एनालिसिस है, उसकी इंटरप्रिटेशन है, उसके अंदर अनॉमलीज होती हैं, जिसकी वजह से सही टारगेट पे या सही बेस्ट एस्टीमेट प्रॉबेबली नहीं लग सके। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी डेवलप होती रही है और अब आहिस्ता आहिस्ता आगे एआई ने काफ़ी फैसिलिटेट कर दी है। और मेरा ये ख्याल है कि आइंदा चांसेस ऑफ सक्सेस भी इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, हैविंग सेड दैट, हमारे यहाँ अभी भी जो लोकल रिसोर्सेज हैं ऑफशोर ड्रिलिंग के लिए वो बड़े कम हैं। खासकर मैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो ऑन शोर वेल अगर आपने एक ड्रिल करना है तो उसकी कास्ट रफली 20 से 30 मिलियन डॉलर एवरेज आती होगी, जबकि ऑफशोर वेल, वही वेल जो है वो 150 से 200 मिलियन डॉलर एक ही वेल पे कास्ट आती है। सो ये कास्ट की वजह से नंबर ऑफ वेल ऑफशोर में सही ड्रिल नहीं हो सके, एंड दैट इज द रीजन कि हमें बहुत सालों के बाद शायद दोबारा ये इसमें हम फोकस कर रहे हैं। अल्लाह करे कि हमारा ये लेवल ऑफ इंटरेस्ट और इसमें एक्सप्लोरेशन और पोजीशन ऑफ सेस्मिक डाटा, उसकी इंटरप्रिटेशन और फर्दर जो है उसमें ड्रिलिंग, इसके लिए हमारे बजट भी रहे और इंटरेस्ट भी रहे और पॉलिटिकल विल भी रहे और गवर्नेंस तसलसल रहे पॉलिसीज का। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं आरिफ साहब, 2019 का आपने केकड़ा वन मंसूबे का जिक्र किया, उसके हवाले से आपने बताया कि हमें वो ज़खायर मिले नहीं थे। ये भी उसके हवाले से बताया जाता था कि जो मिले आज तक उन पर इंटरनेशनल प्रेशर्स की वजह से हम आगे काम नहीं कर पा रहे। तो क्या ऐसा भी होता है, इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है कि आप उसको आगे प्रोसीड नहीं कर पाते? देखिए, मेरा अपना इंडिपेंडेंट व्यू है, बहुत से लोग मुझसे शायद एग्री ना करें, लेकिन मैं इस मिथ को एक्सेप्ट नहीं करता कि कोई इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से हमने उस तेल को निकाला नहीं है, डिस्कवरी हुई है। इस चीज़ को मैं एग्री नहीं करता। अच्छा, जो हाइप क्रिएट किया गया है, आप इस चीज़ को ज़रा काइंडली ज़हन में रखिएगा कि जो एक्सन मोबिल या उस तरह की इंटरनेशनल कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे होती हैं, उन्होंने हाइप क्रिएट किया इसके लिए कि जी डिस्कवरी होगी, ताकि अपने ओवरनाइट शेयर प्राइस बढ़ा सकें, और उसमें उन्होंने जितने पैसे खर्च किए उससे कई गुना बहुत ज़्यादा पैसे उसी इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन से ही कमाते रहे। सो असल में उसकी हाइप की वजह जो है ना, वो स्टॉकिस्ट से, शेयर होल्डर से, जिन्होंने उसके लिए कराया हुआ था। मैं ज़ाती तौर पे बिल्कुल इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि वो डिस्कवरी हुई थी और किसी इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से हमने उसको प्रोड्यूस नहीं किया। दैट इज नॉट ट्रू। और अभी आरिफ साहब, ये जो तखमीना है ये कितना लगाया जा रहा है, और फिर मकरान और इंडस ऑफशोर जो बेसन्स हैं, इनमें से ज़्यादा इलाका उम्मीद अफजा कौन सा समझा जा रहा है? सर देखें, ऑफशोर में अभी इस इलाके पे मैं बिल्कुल ये कुछ नहीं कह सकता जब तक आप बहुत बड़ा, एक तो चीज़ ये है कि ये हमारी स्ट्रेटजी को बहुत ही मेटिकुलसली फ्रेम करना चाहिए। अब ये बहुत ज़्यादा एरिया जो है अपनी नेशनल ऑयल कंपनीज को ही दे दिया गया है, और उसमें ये है कि एरिया बहुत ज़्यादा है और जो उनकी मिनिमम कमिटमेंट है उसकी कास्ट तो 85 या 90 मिलियन डॉलर, तो एक वेल भी ड्रिल उसमें नहीं होता पूरे एरिया में। सो असल चक्कर ये है कि इतना ज़्यादा एरिया दे के, तो आई डाउट कि जी ये तीनों कंपनीज जो हैं ये को उसको उसके साथ इंसाफ कर सकेंगी, इतना ज़्यादा एरिया जो है वो एक्वायर करके। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी दूसरी पॉजिटिव बात ये है कि अगर हमारे पास एरिया है और ये कंपनियां मिलजुल के एक्सप्लोरेशन का क्वालिटी डाटा एक्वायर करके उसको प्रोसेस करके इस चीज़ पे एस्टेब्लिश कर सकें, और आपको और मुझे भी इस चीज़ पे कन्विंस कर सकें कि हाँ ये एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जियोलॉजिकल प्रॉस्पेक्टिविटी बेहतर है, और फिर मैं भी कह सकूंगा कि हाँ हमारे सर्टेन एरिया है जिसमें इस वक्त एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट, मैं अपने आप को टेक्निकल एक्सपर्ट तो समझता नहीं ना मैं हूँ, लेकिन इवन टेक्निकल एक्सपर्ट भी ये आइडेंटिफाई आपको नहीं कर सकेंगे कि किस एरिया में ज्यादा चांस है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ साहब, एनर्जी एक्सपर्ट, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन जहां दरिया बहते हैं, समंदर है, मानसून आता है, बारिशें होती हैं, मगर इसी मुल्क के लिए आने वाले वक्त में पानी की कमी जिंदगी और मौत का मसला बन सकती है। ज़राअत के लिए पानी कम होने की पेशगोई है और पीने का पानी भी नायाब हो सकता है। यह कोई फिल्मी मुकालमा नहीं,
ये वो हकीकत है जो आदादोशुमार चीख चीख कर बयान कर रहे हैं। लाहौर पाकिस्तान का दिल कहलाता है, जहां एक सर्वे के मुताबिक 1.5 हज़ार से 1800 ट्यूबवेल 24 घंटे सातों दिन बगैर रुके जमीन से पानी निकालते हैं। और इस्लामाबाद रावलपिंडी में जेर जमीन पानी की सतह जो कभी 200 फुट पर थी, आज कई मकामात पर 500 से 800 फुट तक गिर चुकी है। एशियाई तरक्याती बैंक का इंतबाह है कि वाटर सिक्योरिटी के बगैर मुआशी तरक्की एक ख्वाब है, और अगर अभी ना संभले तो 2040 तक पाकिस्तान शदीद आबी बहरान की लपेट में आ चुका होगा। यह खबर ब्रेकिंग नहीं बल्कि वार्निंग है। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने असम्बली के फ्लोर पर वाज़ेह अल्फाज में खबरदार कर चुके हैं कि 15 साल बाद पंजाब में लोग पानी की बूंद बूंद को तरसेंगे, इसलिए आज से इस मामले पर संजीदगी से सोचना होगा। सर 5 शुगर मिल है हमारे डिस्ट्रिक्ट इमियार खान में, एक वाहिद हमजा शुगर और मिल आप है। बड़े जालिम लोग हैं माजरत के साथ, आपने सारा कॉटन एरिया उठा के शुगर केन को दे दिया सर ये आपने सारा वाटर लेवल बर्बाद कर दिया। हाँ मियां नवाज शरीफ के मिल्स हैं, हाँ बाकी लोगों की मिल्स हैं, आपकी पार्टी के जो पूरे फाइनेंसर रहे उन सब की मिल्स थी। मैं ये कह रहा हूं कि तबाही और जुल्म अजीम है, बर्बाद करके रख दिए। आपका वाटर लेवल सॉइल से उड़ के चला गया और आप पूरे हाउस के पास इंटरेस्ट ही नहीं है। 15 साल बाद आप पानी की बूंद बूंद को तरस रहे होंगे। जहां पे कॉटन होनी थी वहां पे आपने मिल्स डाल दिए, शुगर मिल्स। ये सवाल यह कि हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत पंजाब ने मामले की संगीनी को भांपते हुए सूबे में 1000 ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल्स बनाने का बड़ा मंसूबा शुरू किया है। लाहौर में पहले मरहले में 15 अहम मकामात पर काम शुरू हुआ और इब्तदाई तौर पर 3 रिचार्ज वेल्स फाल हो चुके हैं। यह कदम दुरुस्त सिमत में है, मगर ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इस मामले पर इमरजेंसी इकदाम की जरूरत है, लेकिन हुकूमती सतह से हटकर मामले की संगीनी भांप कर कुछ लोग खामोशी से उठते हैं और काम शुरू कर देते हैं। इस्लामाबाद में एक उस्ताद मोहम्मद उस्मान ऐसे ही कौमी हीरो हैं जिनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं, कोई बजट नहीं, बस एक सोच और एक अज़्म के आने वाली नस्ल को पानी मिलना चाहिए। उस्मान साहब ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स और रिचार्जिंग सिस्टम्स की तनसीब का सिलसिला शुरू किया है और अब तक मुतअद्दिद ऐसे निज़ाम नस्ब कर चुके हैं। उनका एक पिट तकरीबन 40,000 लीटर पानी जमीन में जज्ब करने की सलाहियत रखता है। हालिया बारिशों में गलियों में जमा पानी महज चंद मिनटों में उनके नस्ब करता इस सिस्टम के जरिए जमीन में उतरा। और करिश्मा देखिए कि उनके मुताबिक मोहल्ले की एक मस्जिद में 500 फुट गहरे बोरिंग का पानी पहले खारा और नाकाबिले इस्तेमाल था, लेकिन टीचर उस्मान के सिस्टम की तंजीब के बाद ही वही पानी ना सिर्फ साफ हुआ बल्कि अब मीठा भी हो रहा है। मामले की संगीनी को जानकर सीडीए ने भी घरों की छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लाजमी करार दे दिया है और खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की शिक भी रखी गई है। लेकिन उस्मान ने साबित किया कि तब्दीली हमेशा ऊपर से नहीं आती, कभी कभी एक उस्ताद की सोच पूरी कौम का मुस्तकबिल बचा लेती है। आज यही अमली मैदान के हीरो टीचर उस्मान हमारे मेहमान हैं। तो उस्मान साहब, हमारा सवाल आपसे यही है, ये ख्याल आपको कैसे आया? और सबसे पहले मैं ये चीज़ जानना आपसे ये चाहूँगा कि पानी जो कम हो रहा है इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? मुझे इनवाइट किया तो आपने खैर काफ़ी सारे क्वेश्चंस इकट्ठे उठे। तो एक तो जो पॉपुलेशन बम है वो ऑलरेडी एक्सप्लोड हो चुका हुआ है। दूसरी चीज़ जो माहौलियाती तब्दीली है, या तो बारिशें इंतहाई तेज़ हो रही हैं या फिर होती नहीं है। तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो हमने कंक्रीट के जो जंगल्स हैं वो बिछा दिए हुए हैं। चौथी चीज़, हमारे पास कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है कि हम अपना जो पानी है उसको कहीं महफूज कर सकें जो बारिशी पानी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स ने मिल मिला के तो इवेंचुअली हमें ऐसे पॉइंट के ऊपर ला के खड़ा कर दिया है कि अगले 2-4 साल के अंदर मैं जो समझ रहा हूँ तो काफ़ी इलाकों से माइग्रेशन स्टार्ट हो जानी है, बूंद बूंद को लोग तरसेंगे। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए हमने जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग या जो ड्राई बोर्स हैं उनको रिचार्ज करने का प्रोसेस शुरू किया, जिसमें हम सैकड़ों नहीं हज़ारों बोर्स इस वक्त तक जो अल्लाह का शुक्र है कर चुके हुए हैं। और उनमें से 90% सक्सेस रेट भी है कि हम पानी वापस भी ले रहे हैं। वही पानी जो पहले ज़ाया होता था अब अंडरग्राउंड जाके तो वाटर टेबल को भी इंक्रीज़ कर रहा है और इवेंचुअली लोगों को पानी भी मिल रहा है। अब इसमें मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि क्या ज़ेरे ज़मीन पाकिस्तान के अंदर या ऐसे लाहौर या बड़े शहर हैं जहाँ पर पानी की खपत भी ज़्यादा है, वहाँ पर पानी कम हो गया है, ख़त्म हो रहा है, या सिस्टम का फेलियर है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया गया कि उसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जा सके? दोनों में से क्या बड़ी वजह है? बात यह है कि पानी अल्लाह पाक हमें दे रहे हैं। मैं ज़रा आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो मैं सिर्फ पोठवार रीजन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 1300 मिलीमीटर एवरेज रेनफॉल होती है साल की,
और वो सारे का सारा पानी हम ज़ाया कर देते हैं। तो वही पानी अगर हम स्टोर करने लग जाएं या वापस ज़मीन को देने लग जाएं तो इवेंचुअली हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अब आप ये देख रहे होंगे कि मॉनसून हो या वैसे ही ओवरऑल जो भी बारिश होती है तो वो ऐसे लगता है कि क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, इतनी तेज़ी से बारिश होती है। और आगे फिर बारिश जब हो रही होती है तो फिर हमारे जो एरियाज़ हैं, क्योंकि हमने मोस्टली जो घर बना लिए हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बना ली हैं, जंगलात की बेदर्दी से तबाही कर दी है, तो अब कोई वे आउट नहीं है कि वो पानी ज़मीन में आहिस्ता आहिस्ता जज़ब हो। और ऊपर से जो आबादी है वो भी बढ़ रही है, हर आने वाला दिन जो है तो उसमें जो लाखों का जो इजाफा हो रहा है, तो पानी की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। तो हमारे पास जो इस वक्त अगर हम देखें तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में 600 से 800 फीट तक जो वाटर टेबल है डाउन चला गया है। लाहौर में भी हर साल 3 से 5 फुट के दरमियान जो पानी है वो तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है अंडरग्राउंड। इसी तरह सारे शहरों की यही कंडीशन है। तो अब शहर ही अगर हम ले लें, जिस तरह कराची है, लाहौर है, या कोई भी शहर ले लें आप, तो शहरों में पानी किसी तरह भी ज़मीन के अंदर नहीं जा रहा, लेकिन हम निकाल रहे हैं। तो अब कब तक हम निकालेंगे? ये चंद सालों के अंदर अंदर इवेंचुअली हमारे जो सिटीज़ हैं तो वो आउट ऑफ वाटर, मतलब उनमें कोई पानी नहीं होगा। तो उस वक्त हम वो हाथ पाँव नहीं मार सकते। अभी टाइम है, राइट टाइम है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है या काम किया जा रहा है तो वो इन्वायरमेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई इसके ऊपर ना तो कोई हमें गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर कोई बड़ी पॉलिसीज नजर आती हैं, ठीक है, ना हमारे कोई करिकुलम के अंदर, ना कोई मैं एक आम शहरी के लिए अगर आपसे ये समझ सकूं कि 3 काम कौन से सजेस्ट करेंगे कि वो अगर करे अपने घर में रहते हुए ग्राउंड लेवल पर, तो उससे पानी को सेव किया जा सकता है और इसी प्रोसेस का हिस्सा बनाया जा सकता है। पहली चीज सिर्फ ये समझना है कि जो पानी है ये किसी एक की मलकियत नहीं है। अगर घर के अंदर बोर करवाया भी हुआ है तो उसे पानी को ज़ाया होने से बचाना है। मैं तो पानी का कत्ल कहता हूँ। जो भी एक्स्ट्रा पानी हम किसी भी चीज़, चाहे गाड़ी धोएं, फर्श धोएं, तो आप ये समझें कि हम अपने बच्चों की ज़िंदगी छीन रहे हैं। ये सोच हर एक में जब आ जाएगी तो पानी का जो हम जो ज़ाया करते हैं तो एक तो वो बच जाएगा। दूसरी चीज़, जो बोर का पानी है, जो ज़ेरे ज़मीन पानी है, तो उसको हमें पीने के लिए और बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उनके लिए यूज़ करना चाहिए। बाकी अगर हम 2000 लीटर की टंकी भी ले के रख दें और जब बारिश हो वो भर जाए, चाहे फर्श धोएं, चाहे वो कुछ और टॉयलेट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और जिनके बोर खुश्क हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है, लाखों की तादाद में बोर खुश्क हैं, कि प्लीज़ उस खुश्क बोर को सदका जारिया बनाएं और अपनी छतों का पानी उसमें वापस डालें। तो आपके घर में अगर पानी नहीं आया तो आपके किसी पड़ोसी के घर में पानी आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। टीचर उस्मान हमारे साथ मौजूद थे और इस मामले के हवाले से अपनी माहिराना राय से भी बता रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह आसान तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं और अपने मुस्तकबिल को जो है वो महफूज बना सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि ईद खुशियां और मोहब्बतें बांटने का दिन, लेकिन जब मुहाफिज़ सड़कों पर ईदी के नाम पर जेबें हल्की करने लगे तो फिर सवाल सिर्फ चंद नोटों का नहीं रहता, पूरे निज़ाम की साख दांव पर लग जाती है। लाहौर में ईद के मौके पर शहरियों से ईदी वसूल करने वाले 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार एहलकारों में कांस्टेबल रेहान, अली मुर्तजा और शाहिद शामिल हैं, जिनके खिलाफ पुलिस की तारीख में पहली बार भीख मांगने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने पहले ही तमाम फील्ड अफसरान को सख्ती से हिदायत जारी की थी कि किसी भी गैर कानूनी अमल में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके बावजूद शादरा और इस्लामपुरा के इलाकों में पुलिस एहलकारों ने शहरियों से ईदी के नाम पर पैसे लिए, जिसका फौरी नोटिस दिया गया। डीआईजी ऑपरेशंस ने एसडीपीओ इस्लामपुरा को इंक्वायरी सौंपी और जब शिकायत दुरुस्त साबित हुई तो थाना शादरा और इस्लामपुरा में मुकदमा दर्ज कर लिए गए। ये मुकदमा दफा C-155 और गदागरी एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। डीआईजी फैसल कामरान ने वाजे किया कि ऐसे भिखारी एहलकारों और इख्तियारात से तजावुज करने वालों की फोर्स में कोई जगह नहीं और महकमे का नाम खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी और महकमाना कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ 3 एहलकारों का मामला है या फिर यह वही थाना कल्चर है जो बरसों से निजाम के अंदर मौजूद है, क्योंकि जब वर्दी इज्जत के बजाय वसूली की अलामत बनने लगे तो अवाम कानून से नहीं, कानून वालों से खौफ खाने लगते हैं। और शायद सबसे खतरनाक लम्हा वो है जब मुहाफिज और भिखारी के दरमियान फर्क मिट जाए। सितम यह भी है कि यह सिर्फ एक वाकया नहीं
वक्तन फवक्तन ऐसे केसेस निकलते रहते हैं जो पूरे निजाम पर सवालिया निशान छोड़ देते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ही लाहौर से एक और संगीन नौयत की खबर सामने आई, जहां पुलिस एहलकारों पर ख्वाजा सराओं के जरिए शहरियों को हनी ट्रैप करने का इल्जाम लगा। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक हनी ट्रैपिंग में मुलव्विस 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार किए गए। इसी साल फरवरी में गुज्जरपुरा के इलाके में रिश्वत लेने के इल्जाम पर 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया। 2025 के आखिर में एक और बड़ा इंकशाफ हुआ जब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर ज़ीशान रजा ने बताया कि अंदरूनी एहतसाबी मुहिम के दौरान बदउनवानी और दानिस्ता गफलत के इल्जामात पर 300 से ज्यादा एहलकारों को सजा दी गई, जबकि 30 से ज्यादा एहलकारों को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। एक और वाकये में लाहौर पुलिस का एक एहलकार हाउसिंग सोसाइटी के मालिक से रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ। मई 2025 में भी 2 बड़े वाकयात ने महकमा पुलिस को हिलाकर रख दिया। एक तरफ करप्शन के इल्जामात पर 7 पुलिस एहलकार गिरफ्तार किए गए, तो दूसरी तरफ ऑडिट रिपोर्ट में पंजाब पुलिस स्टोर से 24 करोड़ 55 लाख रुपए मालियत के असलहे की गैर मौजूदगी सामने आई। सालाना कानूनी रिपोर्ट 2024-25 के मुताबिक महकमा जाती कार्रवाइयों में दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों एहलकारों को मुख्तलिफ सजाएं दी गई। इनमें डीएसपी, एसएचओ, एसआई, एएसआई समेत मुतअद्दिद अफसरान और एहलकार शामिल हैं जो रिश्वत, बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल जैसे संगीन इल्जामात में मुलव्विस पाए गए। ये सब वाकयात एक ही सिमत इशारा करते हैं कि मसला सिर्फ चंद अफराद का नहीं बल्कि एक ऐसे निज़ाम का है जिसमें कहीं ना कहीं एहतसाब की गिरफ्त कमज़ोर दिखाई देती है। नाज़रीन, अब ये जो गदागरी के खिलाफ एक्ट पर कार्रवाइयाँ हुई हैं, इस पर तफसीलन बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शराज निसार। बहुत शुक्रिया शराज आपके वक्त का। शराज, ये बताइएगा कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पुलिस एहलकारों के खिलाफ गदागरी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। अब इस पे कौन कौन सी तो दफात शामिल हैं और ये क्या मामला हुआ? बहुत शुक्रिया ज़ौक साहब, जो मेरा जवाब होना चाहिए था वो आपने सवाल कर दिया है और इससे ये साबित होता है कि आप कितना रिसर्च बेस्ड काम करते हैं। कि ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 1972 में 1 यूनिट सिस्टम खत्म हुआ और उसके बाद तमाम सूबों की पुलिस जो है वो अलग हुई। तो जिस तरह आपने अल्फाज इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है, कि मुकदमा तो रिश्वत के दर्ज होते हैं पुलिस एक्ट के बाद पुलिस के खिलाफ। हाँ जी, वो 155C जो लगता है पुलिस एक्ट, उसके तहत मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन डीआईजी फैसल कामरान इज़ वेरी प्रोफेशनल, उसने जो इस बार मुकदमा दर्ज किया और वो क्यों किया हम अपने नाज़रीन को ये भी बताएंगे। ठीक है, कि चंद रोज पहले पुलिस लाइन में एक मीटिंग होती है और अक्सर हर ईद पे, ना सिर्फ छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे और हर दिन दिहाड़ पे ये शिकायत होती थी पुलिस अफसरान के खिलाफ कि जी वो रास्ते में जो नाके लगाए जाते हैं सिक्योरिटी के नाम पर, तो शहरियों से उनकी जेबें खाली करवा ली जाती हैं। तो फिर डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने पुलिस लाइन में तमाम पुलिस अफसरान की मौजूदगी में ये ऐलान किया था कि अगर किसी शहरी को ईद के नाम पे तंग किया गया और उससे पैसे लिए गए तो फिर गदागरी एक्ट भी लगेगा। तो लगा आज लाहौर में 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं, एक थाना शादरा में हुआ है और दूसरा इस्लामपुरा में, और दोनों में जो गदागरी एक्ट है वो लगाया गया है और जो बड़ा बुलवाया भी गया और ये एक मैसेज दोबारा दिया गया है, एक पैगाम नशर किया गया है डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की तरफ से कि मैंने जो कहा था वो कर दिया। और अब भी चूंकि अब आइंदा तो चंद रोज हैं बाकी, और खासकर जो मवेशी मंडियों के करीब नाके होते हैं, अगर कोई बकरा लेके जा रहा है कोई 2, 4, 5 लाख रुपए का बकरा। अब मेरा सवाल आ रहा है जी, अब ये ईदी मांगी कैसे जाती है? मतलब क्या रोका जाता है, नाकों पे रोका जाता है, या किस तरह कहा जाता है कि भाई हमारी ईद दें हमें? पुलिस वाले ये कैसे करते हैं? आप तो खाली ईद की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ, गौहर नफीस एक एएसपी नौलखा रहे हैं, उसके बाद वो प्रमोट हो गए, अब तो वो डीआईजी हो चुके हैं, एंटी करप्शन में भी रहे हैं, वो एंटी करप्शन में रहे हैं और भी बहुत से डिपार्टमेंट्स में रहे हैं। तो वो जब एएसपी नौलखा थे तो मैं उनके कमरे में बैठा हुआ था, तो एसएचओ शादरा टाउन उस वक्त जो थे, मैं अब उनका नाम नहीं ले रहा, तो उनकी इंक्वायरी क्या हो रही थी उस कमरे के अंदर कि आपने बकरा ले लिया है। अच्छा, आपको ये नहीं पता कि ये क्या है, कि क्या सुन्नत इब्राहिमी, ये मैं एएसपी गौहर नफीस के अल्फाज आपको बता रहा हूं, कि क्या रिश्वत के नाम पे बकरा लेके आप कुर्बानी करेंगे तो आपकी कबूल होगी? तो मैं ये सारी तफ्तीश सुन रहा था। किसी ने वहां पर तहरीरी शिकायत की थी कि मुझे पकड़ा गया या मेरा ये काम था, तो एसएचओ ने कह दिया कि जी बकरा लगेगा। अच्छा, तो आपने जो सवाल किया कि ईदी किस तरह से ली जाती है, तो बड़ी ईद पे इस तरह की भी ईद ली जाती रही। लेकिन अगर आज के 2 मुकदमात के बाद जिस तरह ये मैसेज दिया गया है, इससे पहले भी बेशुमार ऐसे वाकयात हुए हैं और अक्सर ये शिकायत होती थी शहरियों की। जिस तरह शादरा में 6500 रुपया निकाला गया और बाकी जो उसके पास 173 रुपये बचे उस शहरी के पास,
अब वो पता नहीं घर कैसे पहुंचा, उसने घर जाके पैसे दिए उबर को। तो ये इस्लामपुरा में भी डीएसपी हैं हाफिज उबैद, तो डीआईजी ऑपरेशन ने शिकायत के बाद हाफिज उबैद की ड्यूटी लगाई कि आप इसमें इंक्वायरी करेंगे कि जो कंप्लेनेंट है उसने कहा जी मेरे से इतने पैसे लिए ईद के नाम। अगर कोई गदाकरी के हवाले से जो है वो एक्ट होता है या मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें मैक्सिमम सजा क्या होती है और मिनिमम क्या होती है? ये भी बड़ा अच्छा आपका सवाल रिलेट किया आपने। देखें जो पुलिस ऑर्डर है 155C वो बेलेबल ऑफेंस है। अगर सिर्फ वो लगता तो डीआईजी ऑपरेशन ने ये बड़ा प्रोफेशनल काम किया है। वो दोनों कांस्टेबल गिरफ्तार हैं। अब गदागरी एक्ट जो है वो चूंकि उसको सख्त कर दिया गया, उसकी बेल नहीं है। अगर अब दोनों कांस्टेबल की ईद जो है वो जेल में होती है तो बाकी लाहौर पुलिस के लिए भी मैसेज गया। अगर किसी शहरी को ये शिकायत है कि उससे रिश्वत ली जा रही है, टोटल प्लेटफॉर्म्स क्या हैं कि वो पुलिस वाले के खिलाफ ही पुलिस में कंप्लेन करें? देखें जी, सबसे पहले तो जिस तरह वाज़ेह तौर पर ये मैसेज दिया गया कि 15 पे कॉल की जाए, अगर 15 पे आपकी सुनवाई नहीं होती तो डीआईजी ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर अपने दफ्तर में खुली कचहरी लगा रहे हैं, वहां पे तहरीरी तौर पर। फिर 1787 एक आईजी का कंप्लेंट सेल है जिसमें एडिशनल आईजी को ये इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपको रात के 12 बजे भी कोई फोन करता है 1787, मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये बता रहा हूं, तो वहां पे एडिशनल आईजी अगर अपने घर पे है तो वो लैपटॉप पे देख रहे हैं वो शिकायत और उसका रिस्पॉन्स भी है वो। ये 2 हो गया। बहुत शुक्रिया, शिराज निसार हमारे साथ मौजूद थे। और बात वही है कि कोई भी पॉलिसी या कानून आता है तो उस पर अमल दरामद बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि कब तक ये अमल दरामद जारी रहता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।